चलिए जी। तो अदर एम्प्लॉयर के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयर नहीं है उसके अलावा कोई भी प्राइवेट सेक्टर का कोई भी एम्प्लॉयर हो। यहाँ पर भी सेम कैटेगराइजेशन होगा, अनफर्निश्ड, फर्निश्ड, कंसेशनल, रेंट फ्री या फिर कंसेशनल, सारी वही कैटेगरी होगी। अब लेकिन यहाँ पर ना थोड़ी सी रूलिंग अलग है, इसमें थोड़ा सा आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। वहाँ पे तुमने सिंपल लाइसेंस फीस देख ली, उसके बाद हमारा सारा काम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर सब लाइसेंस फीस नहीं होती। यहाँ पे देखिए क्या बात बोली है, कहते हैं कि वेयर द अकोमोडेशन इज अनफर्निश्ड। पहले तो हमारी कैटेगरी अनफर्निश्ड वाली है। फर्निश्ड में हम क्या करेंगे, 10% एक्चुअल कॉस्ट ऑफ फर्नीचर या फिर हायर चार्जेस, और जो भी हमने वैल्यू एम्प्लॉय से रिकवर करी है वो लेस कर देंगे। लेकिन अभी हम पहले बात करें अनफर्निश्ड की। अब अनफर्निश्ड घर के केस में ना हमने यहां पर जो वैल्यूएशन निकाली है वो वैल्यूएशन निकाल रही है सैलरी का कुछ परसेंटेज लेके, और उस एरिया में पॉपुलेशन कितनी है उसके बेसिस पे। क्योंकि देखिए, जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा होगी वहां का रेंट जो होगा या वहां पे जो वैल्यूएशन होगी रेंट फ्री अकोमोडेशन की, या जो भी घर प्रोवाइड कराया गया है, अकोमोडेशन प्रोवाइड कराई है एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को, वहां पर महंगा होगा। आपने देखा होगा, देखिए जितने भी डेंस पॉपुलेशन वाली सिटीज हैं, दिल्ली है, मुंबई है, बैंगलोर है, या फिर जो भी हैदराबाद है, पुणे, यहां पर क्या है, यहां पर वैल्यूएशन ज्यादा होती है, यहां पर रेंट ज्यादा है। लेकिन अगर आप किसी थोड़ा सा बैकवर्ड एरिया में चले जाएंगे या जहाँ पर थोड़ा गांव देहात टाइप है वहाँ पर चले, वहाँ पे क्या रेंट बहुत ज़्यादा होगा? नहीं सर, वहाँ बहुत ज़्यादा रेंट नहीं होगा, क्योंकि रेंट तो वही ज़्यादा होगा ना जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि देखिए एम्प्लॉयर ना डिफरेंट हो सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में हम कोई पर्टिकुलर रूलिंग नहीं लगा सकते। तो हमने क्या काम करा, इनकम टैक्स ने क्या काम करा कि साहब यहाँ पर ना पॉपुलेशन के हिसाब से देख लो, जहां पर ज्यादा पॉपुलेशन वहीं पर रेंट फ्री अकोमोडेशन या कंसेशन रेट में जो वैल्यूएशन हम निकालेंगे उसकी ज्यादा होगी। आप देखिए यहाँ पे क्या बात बोल रहा है, कहता है कि अगर अपने एम्प्लॉयर ने अकोमोडेशन प्रोवाइडेड इन अ सिटी हैविंग पॉपुलेशन एक्सीडिंग, अगर एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को ऐसी जगह अकोमोडेशन प्रोवाइड कराया है, अगर एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को ऐसी जगह अकोमोडेशन प्रोवाइड कराया है जहां की पॉपुलेशन 15 लाख तक है, मतलब 15 लाख तक की पॉपुलेशन है, 15 लाख या उससे कम है, 15 लाख से ज्यादा नहीं, हमने लिखा ना नॉट एक्सीडिंग, 15 लाख या उससे कम पॉपुलेशन है, ऐसी जगह अगर अकोमोडेशन प्रोवाइड कराया है तो भैया वैल्यूएशन क्या होगी, वैल्यूएशन होगी 5% ऑफ सैलरी। किसकी सैलरी? एम्प्लॉय की सैलरी। लेकिन कब? जब वो ओनरशिप एम्प्लॉयर के पास है, मतलब जो रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइड करा रहा है ना, वहां पर रेंट फ्री अकोमोडेशन की जो ओन करा है वो किसने ओन कर रखा है? वो भैया एम्प्लॉयर ने अगर ओन कर रखा है तो, अगर एम्प्लॉयर ने ओन कर रखा है तो। अच्छा, अब हम बात करें कि साहब ये वाला जो सेक्शन था ना, ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, नॉट ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, ये गवर्नमेंट सेक्टर में क्यों नहीं था? वहां पे गवर्नमेंट सेक्टर में, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में लाइसेंस फी है, चाहे ओन्ड हो चाहे नहीं ओन कर रखा हो। नॉर्मल केस में गवर्नमेंट सेक्टर जब प्रोवाइड कराते हैं वो ओन्ड करते हैं 99% केस में। इन केस ओन नहीं भी कर रखा है तो वहां पे लाइसेंस फी हमने ऑलरेडी डिफाइन करके, हमें उसके अलावा कुछ दिमाग मारने की जरूरत नहीं है, हर चीज के लिए लाइसेंस फी डिफाइंड है। लेकिन यहां वाले केस में अगर एम्प्लॉयर ने खुद वो अकोमोडेशन ओन करता है और ऐसी जगह वो अकोमोडेशन प्रोवाइड करा रहा है जहां की पॉपुलेशन 15 लाख तक है, तो भैया 5% ऑफ सैलरी ले लेना, 5% ऑफ सैलरी ले लेना एम्प्लॉय की, वही उसकी वैल्यूएशन होगी परक्विजिट्स की। अब लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं कि सब सैलरी का मतलब यहां पर क्या है, सैलरी का मतलब हम समझेंगे थोड़ी देर बाद, अभी हम इसको 5% सैलरी समझते हैं। अच्छा, ये तो हमने बात करी कि अगर 15 लाख तक की पॉपुलेशन है। मैं कह रहा हूं अगर 15 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन हो गई तो क्या कर लोगे फिर? हम कह रहे हैं ना, अगर 15 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन होगी तो हम आपकी 7.5% सैलरी का ले लेंगे, सैलरी का 7.5%। लेकिन कहां तक की पॉपुलेशन होनी चाहिए? 15 लाख से कितना, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़? नहीं साहब, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ नहीं, 15 लाख से ज्यादा लेकिन 40 लाख तक, नॉट एक्सीडिंग 40 लाख। यहां पे कहना 15 लाख से तो ज्यादा, क्योंकि 15 लाख तक तो मैंने यहीं कवर कर लिया। 15 लाख से ज्यादा लेकिन 40 लाख तक की अगर पॉपुलेशन है तो फिर 7.5% ले लेना सैलरी का। और ये कैसी पॉपुलेशन है? 2011 सेंसस के अकॉर्डिंगली हमने बात करी है। अगर उस शहर, उस सिटी, उस कस्बे, उस गांव की पॉपुलेशन 2011 जनगणना के आधार पर 40 लाख तक है या 15 लाख तक है, जो भी कंडीशन बन रही है, तो वहां पर हम उसके हिसाब 5% या फिर 7.5%, वॉट एवर सूट्स इन दैट पर्टिकुलर एरिया, उसके हिसाब से हम टैक्सेशन परक्विजिट्स की वैल्यूएशन निकालेंगे। और अब मैं कह रहा हूं कि साहब अगर 40 लाख से ज्यादा हो गई, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, 40 लाख से तो ज्यादा है, 40 लाख तो मुझे 7.5% था। लेकिन अगर 40 लाख से ज्यादा है पॉपुलेशन तो मैं कह रहा हूं 10% ऑफ सैलरी का ले लूंगा। किसकी सैलरी का? एम्प्लॉय की सैलरी। क्या बेसिक डीए क्या क्या लेंगे वो भी हम बात करेंगे, वो थोड़ा सा भी रुक जाओ।
अब हम जरा सैलरी के बारे में समझ लेते हैं। सब सैलरी का मतलब क्या, सैलरी का मतलब क्या होता है। देखिए हमने बात करी ना तब 5%, 7.5% या 10% ऑफ सैलरी। तो यहां पर सैलरी की ना थोड़ी सी डिटेल डेफिनेशन है। फॉर द अबव पर्पज सैलरी मीन्स, फॉर द अबव पर्पज सैलरी मीन्स, सैलरी फॉर द अबव पर्पज सैलरी मीन्स इंक्लूड्स, सैलरी में क्या क्या इंक्लूड करना है, बेसिक सैलरी हम मान लेंगे, डीए सिर्फ अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट वाला ही लेना है, बोनस और कमीशन लेना है, बोनस एंड कमीशन एंड एनी मॉनेटरी पेमेंट, बेसिक सैलरी, डीए, बोनस एंड कमीशन, या फिर किसी भी तरह की कोई भी मॉनेटरी पेमेंट हम सैलरी में कंसिडर करेंगे। 5% या 7.5% या 10% ऑफ सैलरी का कैलकुलेट करते वक्त अगर पॉपुलेशन 15 लाख तक है, अगर पॉपुलेशन 15 लाख से ज्यादा है लेकिन 40 लाख तक है, अगर पॉपुलेशन 40 लाख से ज्यादा है, तो जो भी हमारा केस हमने पढ़ा तीनों कंडीशन में, तो उस तरह से हम 5, 7.5, 10% सैलरी के लेंगे। और सैलरी का मतलब बेसिक, डीए अंडर द टर्म्स, बोनस एंड कमीशन या फिर कोई भी मॉनेटरी पेमेंट। लेकिन यहां पर इन्होंने ना कुछ स्पेसिफिक आइटम को एक्सक्लूड कर दिया कि आपने कह दिया कि भाई मॉनेटरी पेमेंट सैलरी में इंक्लूड कर लो। तो मॉनेटरी पेमेंट तो बहुत सारी होती है, फिर सबको हम सैलरी में इंक्लूड करेंगे? नहीं साहब, सबको हम सैलरी में इंक्लूड नहीं करेंगे। हमने कहा कुछ चीजें हम सैलरी में इंक्लूड नहीं करेंगे। वो कौन सी चीजें होंगी जरा देखते हैं। आप मॉनेटरी पेमेंट में ये मत समझ लेना कि सब कुछ इंक्लूड कर लोगे, नहीं साहब, सैलरी में सब कुछ इंक्लूड नहीं करना आपको। अगर सैलरी में सब कुछ इंक्लूड कर देंगे तो भैया सैलरी तो फिर बहुत ज्यादा हो जाएगी, उसका 5, 7.5, 10% तो बहुत ज्यादा वैल्यूएशन बैठेगी। हमने कहा एक काम करो, आप सैलरी में इंक्लूड मत करना अदर डीए, मतलब जो अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट वाला डीए हमने तो इंक्लूड करना है, लेकिन इसके अलावा वाला डीए हम इंक्लूड नहीं करेंगे। पीएफ में एम्प्लॉयर का कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन हम इंक्लूड नहीं करना है, किसी भी तरह की परक्विजिट्स को इंक्लूड नहीं करना है, इंक्लूडिंग रेंट फ्री अकोमोडेशन तो भी कैलकुलेट ही करना है, बाकी भी किसी परक्विजिट्स को आप इंक्लूड नहीं करोगे। कोई भी एग्जेम्प्टेड अलाउंस, जिस अलाउंस पे कोई टैक्स नहीं लगता, उस अलाउंसेस को इंक्लूड नहीं करोगे। कोई भी एक्सपेंडिचर जो कि स्पेसिफिकली एक्सक्लूड है अंडर द प्रोविजन सेक्शन 70, दैट इज पेमेंट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम स्पेसिफाइड देयरइन। कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर जो कि स्पेशली एक्सक्लूड करा गया है अंडर प्रोविजन सेक्शन 72, ये आप डिटेल में आगे हम पढ़ेंगे, परक्विजिट का सेक्शन है, लेकिन यहां पे कह दिया कि पेमेंट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम स्पेसिफाइड देयरइन, उस तरह का कोई इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह इंक्लूड नहीं करना सैलरी में, अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के बिहाफ पे कर रहा है। लमसम पेमेंट रिसीव एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन और सर्विस या सुपरएनुएशन या वॉलंटरी रिटायरमेंट, ग्रेचुटी, लीव एनकैशमेंट, वॉलंटरी रिटायरमेंट, कम्यूटेशन, पेंशन, सिमिलर पेमेंट, मतलब रिटायरमेंट के टाइम जो भी लमसम अमाउंट में आपको अमाउंट मिल रही है उसको भी इंक्लूड नहीं करना, चाहे ग्रेचुटी या पेंशन हो, वॉलंटरी रिटायरमेंट हो, लीव एनकैशमेंट, इस तरह के अमाउंट को भी इंक्लूड नहीं करना है। अकोमोडेशन, इतनी बात है बस, ये तो आपके अलग पॉइंट है, सिर्फ आपका सैलरी वाला सेक्शन यहां तक का है, ठीक है, इतनी बात है। तो हमने कह दिया भाई सैलरी में इंक्लूड करेंगे बेसिक, डीए अंडर द टर्म्स, बोनस एंड कमीशन, ऑल मॉनेटरी पेमेंट, लेकिन एक्सक्लूड करना है किसको, अदर डीए को, किसी भी एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन को, परक्विजिट्स की वैल्यू को, एग्जम्प्टेड अलाउंस को, या फिर मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह जो प्रीमियम पे करा गया है उसको एक्सक्लूड करना है, और लमसम पेमेंट जो कि रिसीव करी है एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन ऑफ सर्विस या सुपरएनुएशन या फिर वॉलंटरी रिटायरमेंट के टाइम, जैसे ग्रेचुटी, लीव एनकैशमेंट, पेंशन, वॉलंटरी रिटायरमेंट बेनिफिट, इस तरह की पेमेंट को भी एक्सक्लूड करके चलना है, ठीक है। तो यहां हमने समझ लिए कि साहब हमें सैलरी में क्या इंक्लूड करना है, क्या इंक्लूड नहीं करना है। ये तो बात तब थी जब उस अकोमोडेशन को ओनर ने एम्प्लॉय ओन कर रखा है। अब मैं कह रहा हूं सब ओनर उसका एम्प्लॉयर उसने ओन नहीं कर रखा है, मतलब पहले तो एम्प्लॉयर ने ओन करा था, हमने कहा था सैलरी का 5% ले लो, 7.5% ले लो, 10% ले लो। अब एम्प्लॉयर कह रहा भैया ये जगह मेरी नहीं है, ये जो मैंने अकोमोडेशन प्रोवाइड कराई है ना, मैंने भी कहीं से उधार ली है, मैंने भी कहीं से किराए पे ली है, वहां तब मैं प्रोवाइड करा रहा हूं। तो नॉट ओन बाय एम्प्लॉयर ना, यही तो बात कहना चाह रहे हो आप कि भैया नॉट ओन बाय एम्प्लॉयर। जब नॉट ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है तो कोई दिक्कत नहीं है, एम्प्लॉयर ने अगर ओन नहीं कर रखा है तो हम वहां पे भी बात कर लेते हैं। नॉट ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, पहले वाले केस में हमने कहा था एक्चुअल चार्जेस जो भी पे करेगा वही हम वैल्यूएशन परक्विजिट्स में ले लेंगे। यहां पर भी कुछ ऐसी ही बात है कि अगर एम्प्लॉयर ने उस घर को ओन नहीं कराया तो एक्चुअल अमाउंट ऑफ लीज और रेंट पेड और पेबल बाय द एम्प्लॉयर, या फिर, और इसको बड़ा ध्यान से पढ़ना, और
तो मैं हाईलाइट भी कर देता हूं, और 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर। जो भी एक्चुअल रेंट या लीज दिया है एम्प्लॉयर ने, किसको? उस घर के मालिक को। जो घर एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड कराया है, उस घर पे जो भी लीज रेंट दिया है एम्प्लॉयर ने, उस घर के ओनर को, जो भी उसका ओनर हो, या तो वो रेंट ले लो, लीज ले लो, या जो भी हायर चार्जेस ले लो वो ले लो, या फिर एम्प्लॉय की सैलरी का 10% ले लो। सैलरी मीन्स बेसिक डी एंड अदर टर्म्स, बोनस, कमीशन, मॉनेटरी पेमेंट। लेकिन एक्सक्लूड करना है, क्या क्या एक्सक्लूड करना है? अदर डीए, एम्प्लॉयर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन, वैल्यू ऑफ परचेजेस, मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह, लमसम पेमेंट, इस तरह की बातों को हमें एक्सक्लूड करना है। तो वो 10% सैलरी, इनमें से जो भी कम होगा, इन दोनों वैल्यू में से जो भी लोअर होगा, वही हम वैल्यूएशन मान लेंगे परक्विजिट्स की। भाई अगर ओन करा है एम्प्लॉयर ने, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, 10, 7.5, 5% ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एम्प्लॉयर ने ओन नहीं करा है, तो जो भी एक्चुअल अमाउंट ऑफ लीज रेंट वगैरह है, 10% सैलरी विच एवर इज लोअर, उसको कंसीडर कर लो, उसके बेसिस पे वैल्यूएशन परक्विजिट्स कैलकुलेट कर सकता हूं। ये तो अभी हमने बात करी थी अनफर्निश्ड वाली। चलिए अब जरा यहां पर और बातें हैं, 2-3। लेकिन उससे पहले कुछ पॉइंट हैं, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर में जरा देखिए। कहते हैं कि सैलरी विल बी टेकन फॉर द पीरियड विच ड्यूरिंग विच सच अकोमोडेशन वाज ऑक्युपाइड बाय द एम्प्लॉय ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। क्या ये बात बिल्कुल सही है? मान लीजिए मुझे सिर्फ 6 महीने के लिए अकोमोडेशन प्रोवाइड कराई गई। मान लीजिए मैंने मिड ऑफ द ईयर में ज्वाइन किया, मैंने, हमारा मान लीजिए अप्रैल से मार्च का 2024 से 25 का, मान लीजिए 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 का मान लीजिए प्रीवियस ईयर है, ठीक है। मैंने जो ऑफिस ज्वाइन किया वो ज्वाइन किया 1 अक्टूबर 2024 को, और मेरे घर जॉब ज्वाइन करते के साथ ही मुझे घर भी मिल गया। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मैंने कितने महीने हुए ऑफिस में? मुझे 6 महीने हुए हैं सिर्फ। अब मुझे जो घर प्रोवाइड करा है वहां की पॉपुलेशन 40 लाख से ज्यादा थी, इसका मतलब मुझे 10% सैलरी का अपनी वैल्यूएशन परक्विजिट्स में कैलकुलेट करना है। मेरे साल का जो पैकेज था वो था 40 लाख रुपए का, जिसमें बेसिक डीए वगैरह सब मिला के ये इतना 40 लाख रुपए बनना था। मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल ले रहा हूं, अब इसका 10% ले लूं, 4 लाख रुपए। घर मुझे प्रोवाइड कराया गया है सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के लिए। घर मुझे प्रोवाइड कराया है सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के लिए। क्या सैलरी मैं पूरे साल के लिए ले लूं? क्या ये बात वैलिड है? नहीं साहब, बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे पॉइंट लिखा गया है कि सब सैलरी भी आप सिर्फ उस पीरियड के लिए कंसिडर करो, क्योंकि देखिए आपकी जितनी ज्यादा सैलरी होगी उतना ज्यादा आपका वैल्यूएशन परक्विजिट्स आएगा। क्योंकि देखो ज्यादा अमाउंट होगी 10% ज्यादा होगा, कम अमाउंट होगी सैलरी की 10% कम का आएगा, ये 7.5-5% जो भी केस हो आपका। तो मेरी सैलरी भी मुझे उस पीरियड के लिए कंसिडर करनी है जिस पीरियड के लिए मैंने अकोमोडेशन ले रखा था। मान लीजिए मैंने पूरे साल काम करा लेकिन मुझे अकोमोडेशन सिर्फ 6 महीने के लिए, तो मुझे सिर्फ 6 महीने पीरियड की सैलरी कंसिडर करनी है। तो अकोमोडेशन के बेसिस पे आप सैलरी को भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो रब कर देता हूं मैं। Salary will be taken for the period during which such accommodation was occupied by the employee during the previous year. During the previous year में accommodation जितने पीरियड के लिए कंसिडर करा था आपने, जितने पीरियड के लिए आपने लिया था, उतने ही पीरियड के लिए आप अपनी सैलरी को भी कंसिडर करो। In case of concessional rate, value determined as above shall be reduced by the rent if any actual paid by the employee. ये बड़े सिंपल सी बात है, हमने पहले भी पढ़ा। कंसेशन रेट में जो भी अमाउंट रिकवर्ड करी गई है एम्प्लॉयर के द्वारा अपने एम्प्लॉय से, उसको लेस कर देंगे। There would be deemed concession in the matter of rent if the rent paid by the employer or 10% salary, whichever is lower, exceeds rent recoverable from the employee. क्या कहना चाह रहा है ये कि साहब, if in the matter of rent, if the rent paid by employer or 10% of salary, whichever is lower, exceeds rent recoverable from the employee. अब ये क्या बात कर रहे हैं, इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं हम लोग पहले। ये वाला पॉइंट ना कुछ टेक्निकल है नहीं, ये बड़ा सिंपल सा है। ये डीम्ड कंसेशन एक्चुअली कोई कॉन्सेप्ट ऐसा कोई टेक्निकल नहीं है, बड़ा सिंपल सा ही है क्या कहना चाह रहा है। लेकिन एक डीम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन बड़ा ही आ गया था कभी एग्जाम में, और था कुछ भी नहीं। अरे बड़ा सिंपल सा ही है ये कि मान लीजिए आपने एक्चुअल रेंट
वो पे करा, हमारे इस वाले एग्जांपल में देख लेते हैं, जैसे फॉर एन एग्जांपल एक्चुअल अमाउंट ऑफ लीज या रेंट पेड और पेबल बाय द सैलरी 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर। यहाँ पे कह रहा है कि इफ द रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर और 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर। अब मान लीजिए एक्चुअल रेंट जो पे करा है ना एम्प्लॉयर ने, वो पे करा मान लीजिए 5 लाख रुपीज, ठीक है। 10% ऑफ सैलरी है मान लीजिए 6,50,000, ठीक है। विच एवर इज लोअर कौन सा है, 5 लाख मेरा लोअर हो गया। अच्छा, अब रिकवर्ड कितने अमाउंट करा है, अमाउंट रिकवर जो करी ना एम्प्लॉयर से, एम्प्लॉय से रिकवर अमाउंट करी है, अमाउंट जो रिकवर करी है वो करिए मान लीजिए 2.5 लाख रुपए। अब कह रहा है कि अगर अमाउंट रिकवर और एक्सीड करता, एक्सीड्स रेंट रिकवर फ्रॉम द एम्प्लॉय, अमाउंट रिकवर करिए 2.5 लाख रुपए, क्या ये 5 लाख रुपए इस 2.5 लाख से एक्सीड है? हाँ सब एक्सीड है। अब तो बड़ी सिंपल सी बात है कि जो मैंने रेंट रिकवर करा है और उससे ज्यादा अगर मैंने कुछ पे करा है तो मुझे डीम्ड कंसेशन ही तो हुआ। ये 2.5 लाख रुपए का तो कंसेशन मिलेगा, सब थोड़ा कंसेशन मिलता है। तो मैं कह रहा हूँ डीम कंसेशन को टेक्निकल कुछ कॉन्सेप्ट है नहीं, टेक्निकल बन गया है यहाँ पर, कुछ भी नहीं है। इसको अगर पॉइंट को इग्नोर भी कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने फिर भी डाल दिया है कि देयर वुड बी डीम कंसेशन इन द मैटर ऑफ रेंट इफ द रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर और 10% विच एवर लोअर एक्सीड्स रेंट रिकवरेबल फ्रॉम द एम्प्लॉय। तो सही बात है ना, डीम कंसेशन ही तो हो गया ना, कंसेशनल रेंट तो हो गया ना। 5 लाख रुपए एम्प्लॉय ने पे करा, 2.5 लाख रुपए अपने एम्प्लॉय से रिकवर कर लिया, तो एम्प्लॉय को क्या कंसेशनल रेंट पे मिला ना वो घर, उसको पूरा फ्री में नहीं मिला ना, तो भैया ये डीम नहीं तो माना जाएगा। हमारे दूसरे वाले पॉइंट में हमने एक प्रॉब्लम ये थी ना, यहाँ पे दूसरे वाले पॉइंट में अलग से कुछ मेंशन करानी है कंसेशन रेट के लिए, तो इसलिए यहाँ पर बात लिख दी कि डीम कंसेशन क्या होगा कि एम्प्लॉय से जो रिकवर करा और आपने जो पे करा, जो आपने पे करा वो ज्यादा है, एम्प्लॉय से जो रिकवर करा वो कम है, तो एम्प्लॉय को सिर्फ 2.5 लाख रुपए का कंसेशन मिल गया जो उसको बेनिफिट हुआ। अगर एम्प्लॉय से रिकवर्ड ज्यादा हो गया होता, मैं कह रहा हूं कि अगर एम्प्लॉय से आपने रिकवर करा होता मान लीजिए 6 लाख रुपए, एम्प्लॉय से रिकवर कर लिया आपने 6 लाख रुपए, रेंट पे करा 5 लाख रुपए, तो क्या परक्विजिट्स की बात कुछ आती? परक्विजिट्स की यहां बात ही नहीं आती, क्योंकि रिकवरी ज्यादा हो गया है। उसमें क्या बेनिफिट मिला एम्प्लॉय को? एम्प्लॉय को तो 1 लाख रुपए और एक्स्ट्रा लगे, तो यहाँ पे परक्विजिट्स की कोई बात ही नहीं आती। डीम कंसेशन तभी आएगा कि एम्प्लॉयर ने जो रेंट दिया है और एम्प्लॉय से जो रिकवर करा है, पे करने वाला पोर्शन ज्यादा होगा, तभी तो डीम कंसेशन होगा। तो कोई ऐसा कुछ टेक्निकल नहीं, इसमें ज्यादा कंफ्यूजन मत होना, छोड़ना है तो छोड़ भी देना, कोई पॉइंट ज्यादा वैसा नहीं है, लेकिन फिर भी एक कॉन्सेप्ट छोटा सा मैंने डाल दिया। अब दूसरा जो पॉइंट है, वेयर द अकोमोडेशन इज फर्निश्ड। अभी तक हमने बात करी अनफर्निश्ड की, फर्निश्ड में क्या बात होगी? फर्निश्ड में हमने क्या करा था कि जो भी कॉस्ट ऑफ फर्नीचर होगा उसका 10% जोड़ दीजिए वैल्यूएशन में, या फिर किराए विराए पे लिया है तो जो भी किराया पे किया उसको ऐड कर दीजिए, और अपने एम्प्लॉय से जो भी आपने रिकवर कराया फर्नीचर के नाम पे वो वैल्यूएशन में से लेस कर दीजिए। देखिए यहाँ तीनों पॉइंट क्या वही है, अब वैल्यूएशन शैल बी इंक्रीज बाय द 10% पर एनम ऑफ द कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, सही बात है। इफ सच फर्नीचर इज हायर्ड फ्रॉम द थर्ड पार्टी द एक्चुअल हायर चार्ज पेड पेबल फॉर द सेम, सही बात है। वैल्यूएशन ऑफ फर्नीचर शैल बी रिड्यूस्ड बाय एनी चार्ज पेड और पेबल बाय द एम्प्लॉय ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो जो गवर्नमेंट ने वाले सेक्शन में हमने पढ़ा था कि एम्प्लॉयर जहां पर गवर्नमेंट था, क्या यहां पर फर्निश वाले सेक्शन में क्या सेम ही है? बिल्कुल ही सब बिल्कुल सेम ही है, कोई टेक्निकल अलग से चीज नहीं है, कुछ एडिशनल नहीं है, सेम कॉन्सेप्ट ही, ठीक है। तो अभी हमने 2 पार्ट पढ़े कि साहब अकोमोडेशन प्रोवाइड कराता है अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयर, और अकोमोडेशन प्रोवाइड कराता है अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉयर। अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉयर में हमें देखना पड़ेगा अनफर्निश्ड हाउस के केस में कि क्या वो ओन्ड करता है एम्प्लॉयर। अगर एम्प्लॉयर ओन्ड करता है तो 15 लाख तक की पॉपुलेशन है तो 5% सैलरी, 15 लाख से ज्यादा 40% तक की पॉपुलेशन है तो 7.5% सैलरी, और 40 लाख से ज्यादा है तो 10% सैलरी लेना पड़ेगा। सैलरी का मतलब होता है बेसिक डी अंडर द टर्म्स, बोनस, कमीशन, मॉनेटरी पेमेंट, लेकिन मॉनेटरी पेमेंट में आपको एक्सक्लूड करना पड़ेगा अदर डीए, वैल्यूएशन पर विजिट्स, कोई भी लमसम अमाउंट, मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह, ये सब आपको एक्सक्लूड करना पड़ेगा। अगर वो घर एम्प्लॉयर के द्वारा ओन्ड नहीं है उस केस में एक्चुअल रेंट या लीज पे करा जाएगा जो भी एम्प्लॉयर के द्वारा, या 10% सैलरी, विच एवर इज लेस, इनमें से जो भी लोअर होगा वही मेरी परक्विजिट्स की वैल्यूएशन होगी। सैलरी आपको सिर्फ उस पीरियड के लिए लेनी है जिस पीरियड के लिए आपने अकोमोडेशन लिया है। अगर कोई कंसेशनल रेट भी है, अगर कोई रिकवर अमाउंट करी है, उसको आप वैल्यूएशन लेस कर दीजिए। और फर्निश के केस में
जो भी वैल्यूएशन हमने ऊपर करी है उसको 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर से बढ़ा दीजिए, या फिर अगर जो भी आपने रेंट या लीज वगैरह चार्जेस दिए फर्नीचर को उसको ऐड कर दीजिए, और जो भी अमाउंट एम्प्लॉय से रिकवर करिए उसको हम लेस कर देंगे। ठीक है, जो भी थर्ड पार्टी को जो भी हमने चार्जेस दिए वो ऐड कर लीजिए वैल्यूएशन में, और अगर कुछ एम्प्लॉय से भी रिकवर कर लिया है तो अपनी वैल्यूएशन से लेस कर दीजिए। ये मेरे 2 पार्ट कंप्लीट हो गए, अकोमोडेशन प्रोवाइड बाय एम्प्लॉयर और अकोमोडेशन प्रोवाइड बाय एनी अदर एम्प्लॉयर। ठीक है, अब जो हमारी तीसरी कैटेगरी है वो है अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर इन होटल। अब सबसे पहले बात आती है, आपने सर बात करी कि बाय एम्प्लॉयर इन होटल, लेकिन ये कौन सा एम्प्लॉयर है? ये कहते हैं सब एनी एम्प्लॉयर। एनी एम्प्लॉयर का मतलब वेदर इट्स गवर्नमेंट और वेदर इट्स नॉन गवर्नमेंट या प्राइवेट। अकोमोडेशन प्रोवाइड बाय एम्प्लॉयर इन होटल, एम्प्लॉयर चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयर हो चाहे वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयर हो, किसी भी तरह का एम्प्लॉयर हो, हमें उससे मतलब नहीं है। लेकिन अगर आपको होटल में अकोमोडेशन प्रोवाइड कराई जा रही है तो उस पर आपका क्या रेंट फ्री अकोमोडेशन या जो भी चार्जेस हो उसका हम क्या वैल्यूएशन पर विजिट्स निकालेंगे, इसके बारे में हम जरा डिस्कशन करते हैं।